हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 9 फरवरी और आज की डेट में हम 2 दिनों की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के सेशन में जो टॉपिक्स हैं वो हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देन हम देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। इसके साथ ही हाल ही में चर्चा में रहा सभासार इनिशिएटिव के बारे में देखेंगे। देन इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ये अचीव करने वाला जो भारत का पहला जिला है वो काफी चर्चा में रहा है, हम उसके बारे में देखेंगे। इसके साथ ही नमस्ते स्कीम के बारे में देखेंगे। देन ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज करीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में रहा, इसके बारे में देखेंगे। समृद्ध प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। देन एलची को वल्केनो काफी चर्चा में रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज खंजर के बारे में। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। और इन देशों के नाम हैं तुर्कमेनिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान एंड अर्मेनिया। यहाँ पर आपको बताना है कि इन जो कंट्रीज के नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो एससीओ की मेंबर हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कंट्रीज हैं ईरान, बेलारूस और ताजिकिस्तान। आप यहाँ देख सकते हैं। एससीओ की बात करें तो करेंटली इसमें 10 मेंबर स्टेट्स हैं एंड दीज इंक्लूड द 5 फाउंडिंग मेंबर्स, जिनमें शामिल है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड ताजिकिस्तान। इसके साथ उज्बेकिस्तान ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया 2001 में। देन इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया 2017 में। एंड मोर रिसेंटली द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन 2023 एंड द रिपब्लिक ऑफ बेलारूस इन 2024। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो ये मेंबर नहीं है। इट मेंटेन्स अ पॉलिसी ऑफ परमानेंट न्यूट्रलिटी एंड टिपिकली पार्टिसिपेट्स एज अ गेस्ट और ऑब्जर्वर इन सम इंटरनेशनल फोरम्स बट नॉट एज अ फॉर्मल मेंबर ऑफ एससीओ। इसके साथ ही अगर हम अर्मेनिया की बात करें तो अर्मेनिया डायलॉग पार्टनर है, ना कि एक फुल मेंबर है। The SCO's official languages are Russian and Chinese, and the expansion of SCO to include Iran and Belarus signifies a shift towards a more multipolar regional security and economic architecture in Eurasia, aiming to foster mutual trust and mutual benefit among its diverse member base. आप ध्यान रखेंगे एससीओ में करेंटली 10 मेंबर स्टेट्स हैं और इसका हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोपोनिक्स। ये जो टर्म है हाइड्रोपोनिक्स ये काफी चर्चा में रहा है और इससे ही संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हाइड्रोपोनिक्स रिलाइज ऑन न्यूट्रिएंट रिच सॉइल दैट इज पीरियडिकली फ्लडेड एंड ड्रेन्ड टू नरिश प्लांट्स। And second, this method is best suited for outdoor environments where ample sunlight can support plant growth. And third, hydroponics allows for greater control over nutrient level which can result in higher yields in limited spaces. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कि हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है थर्ड स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि ये एक सॉइल फ्री मेथड है, एंड सेकंड बिकॉज हाइड्रोपोनिक्स इज ऑफन यूज्ड इन कंट्रोल्ड इंडोर इन्वायरमेंट्स रादर देन आउटडोर्स। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। सो आपने देखा कि जो हाइड्रोपोनिक्स है ये एक सॉइल फ्री मेथड है। इंस्टेड इट यूजेस न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशंस टू ग्रो प्लांट्स, eliminating the need for soil. So it is often used in controlled indoor environments rather than outdoors. So this setup allows for precise control of sunlight, temperature, and nutrients, essential in spaces where outdoor conditions are unfavorable. Hydroponics offers significant control over nutrient levels, water, and growth conditions, leading to higher yield even in limited spaces. So the controlled environment reduces risk of pests and diseases and maximizes efficiency, making it ideal for urban agriculture or areas with limited agricultural land. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Sabhasar initiative, consider the following statements. So यहाँ पर ये जो सभासार इनिशिएटिव है ये काफी चर्चा में रहा है। इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म डेवलप्ड टू प्रोवाइड रियल टाइम ट्रांसलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स इन द राज्यसभा। And second statement, the initiative is a collaborative effort between the Ministry of Panchayati Raj and the India AI mission. And third statement is, it is designed to automatically generate structured minutes of meetings from Gram Sabha recordings. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कि सभासार इनिशिएटिव से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो है फर्स्ट, जबकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सो सभाचार इनिशिएटिव की बात करें तो ये एक एआई पावर्ड वॉइस टू टेक्स्ट एंड मीटिंग समराइजेशन प्लेटफॉर्म है। इसको बेसिकली डिजाइन किया गया है ग्राम सभा और जो पंचायत की मीटिंग्स होती हैं उनके लिए, ना कि राज्यसभा के लिए। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। The Sabhasar initiative is an AI-powered voice-to-text and meeting summarization platform specifically designed for Gram Sabhas and Panchayat meetings, not for the Rajya Sabha or Parliament. So it was launched in August 2025 to digitize and standardize documentation at the grassroots level. So the Ministry of Panchayati Raj serves as the nodal implementing ministry, while the India AI mission under Ministry of Electronics, Information and Technology provides the necessary AI and cloud infrastructure. So the core functionality of Savasar is to convert audio video recordings of local body discussions into structured minutes of meetings capturing key decisions and resolutions. इस इनिशिएटिव का एम है ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना और जो मैनुअल वर्कलोड है पंचायत ऑफिशियल्स का उसको कम करना। And it is integrated with Bhashini, allowing it to support multiple Indian languages, thus bridging the digital divide in rural governance. So by automating the summarization process, it ensures that local governance records are verifiable and consistent with the Digital Personal Data Protection Act 2025.
सो आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा ये जो सभासार इनिशिएटिव है, ये एक एआई पावर्ड वॉइस टू टेक्स्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है जो ग्राम सभा या पंचायत से उनकी मीटिंग्स के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which district has become the first in India to achieve 100% insurance coverage under Insurance for All by 2047? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 2047 तक सभी के लिए बीमा, ये जो योजना है, इसके तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं सतना मध्य प्रदेश, सोनीपत हरियाणा, मेरठ उत्तर प्रदेश, सॉरी यहां पर मध्य प्रदेश हो गया है, एंड अलवर राजस्थान। आपको बताना है कि इसको अचीव करने वाला जो पहला जिला है भारत का, वो कौन सा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ऐसा करने वाला भारत का पहला जो जिला हो गया है वो है अलवर राजस्थान से। आप देख सकते हैं, अलवर becomes first district in India to achieve 100% insurance coverage under Insurance for All by 2047 roadmap. So the roadmap aligns with the vision of Secure India, Insured India at grassroots level, and it is a joint initiative by the Government of India and Insurance Regulatory and Development Authority of India under the Ministry of Finance. So achievement covers 9 villages, भूला का बास, ये कुछ जिलों के नाम हैं जो कि, सॉरी, विलेजेस के नाम हैं जो कि अलवर जिले में है। सो आप ध्यान रखेंगे, इंडिया का वो पहला जिला जिसने 100% इंश्योरेंस कवरेज को अचीव किया है वो है अलवर। इसके साथ ही इस इनिशिएटिव की बात करें, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, सो इट एम्स दैट एवरी सिटीजन हैज एन appropriate life, health and property insurance cover and every enterprise is supported by appropriate insurance solutions. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नमस्ते स्कीम इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच टू मिनिस्ट्रीज। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो नमस्ते स्कीम है वो किन दो मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सो यहाँ पर आपसे जो नमस्ते स्कीम है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किन दो मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जॉइंट इनिशिएटिव है। आप देख सकते हैं, so the union government released enumeration data of 1.52 lakh waste pickers under the National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem Scheme, जिसको हम नमस्ते स्कीम के नाम से जानते हैं। So the enumeration was conducted using the Waste Picker Enumeration app launched in 2025, and about 84.5% of the waste pickers belong to SC, ST and OBC communities, while 10.7% are from the general category, mainly in Delhi and Goa.
सो आपने देखा कि ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। So, Namaste scheme replaced the self-employment scheme for rehabilitation of manual scavengers, and the National Safai Karmcharis Finance and Development Corporation implements the scheme. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the BRICS Center for Industrial Competencies. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज established as a multilateral platform at the headquarters of the United Nations Industrial Development Organization. And second, the Quality Council of India has been designated as the nodal center for the India's engagement with BCIC. And third, the center operates under the framework of BRICS Partnership on New Industrial Revolution. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसी से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और थर्ड, जबकि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है बिकॉज नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इज designated एज द नोडल सेंटर नॉट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। आप यहाँ देख सकते हैं। So the BRICS Center for Industrial Competencies is a public-private platform aimed at supporting manufacturing firms and MSMEs in adopting advanced technologies. So it was established in 2004 and 5, 2005, 2025 and launched at UNIDO headquarters. So ये highlight करता है collaboration between the BRICS nations and the international industrial bodies. However, for India's engagement, the National Productivity Council, not the Quality Council of India, has been designated as the nodal center. सो अगर हम की पिलर्स की बात करें जो BCIC के हैं, सो ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोकसेस ऑन डिजिटलाइजेशन, इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन अक्रॉस BRICS and BRICS Plus countries. So this center provides market intelligence, advisory services, and capacity building to help MSMEs integrate into global value chains. So its primary goal is to enhance industrial competitiveness and productivity while promoting sustainable manufacturing practices. So by joining BCIC, India aligns its Make in India and Atmanirbhar Bharat objectives with the broader technological shift occurring within the BRICS economic bloc. सो अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 कंट्रीज वर्तमान समय में मेंबर्स हैं और ये कंट्रीज हैं ब्राजील, इंडिया, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड यूएई। आप ध्यान रखेंगे ये जो ब्रिक्स है इसको फॉर्म किया गया था 2009 में और वर्तमान समय में जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है 2026 के लिए ये है भारत के पास, इसलिए ये काफी चर्चा में रहा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Karim Puja Wildlife Sanctuary, recently in the news, is located in which state? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहा जो करीम पूजा वन्यजीव अभयारण्य है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या फिर आंध्र प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये संबंधित है केरला राज्य से। आप देख सकते हैं द Karimpuja Wildlife Sanctuary is located in the Malappuram district of Kerala, notified in 2020 as it is the state's 18th wildlife sanctuary. So it is part of the Nilambur forest landscape and is situated on the western slopes of the Nilgiris. So this sanctuary is notable for its exceptional biodiversity and is the first wildlife sanctuary in the Malappuram. So recent faunal surveys in the sanctuary have discovered several new species of birds and butterflies, highlighting its importance as biodiversity hotspot. So आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा जो करीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये स्थित है केरला राज्य में। So the sanctuary's intact forest ecosystem ranging from lowland semi-evergreen to high-altitude montane grasslands make it a genetic refuge within the Western Ghats. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The समृद्ध प्रोग्राम is a flagship initiative of which ministry? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है समृद्धि कार्यक्रम जो है वो किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा ये जो समृद्ध कार्यक्रम है ये किस मंत्रालय की पहल है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये पहल है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। आप देख सकते हैं द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्म्ड द लोकसभा अबाउट द स्टार्टअप एक्सीलरेटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ प्रोग्राम, जिसको हम समृद्ध प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। सो आपने देखा कि ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टू सपोर्ट एग्जिस्टिंग एंड न्यू एक्सीलरेटर्स फॉर स्केलिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स। सो इसका फोकस है कस्टमर कनेक्ट पर, इन्वेस्टर कनेक्ट पर एंड एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स। So the program supports 300 technology startups over 3 years with a cohort size of 5 to 10 startups. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल चिको जो वोल्केनो है दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहने वाला ये जो एल चिको ज्वालामुखी है ये किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मैक्सिको, इजिप्ट, चिले या फिर जापान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये स्थित है मैक्सिको में। आप देख सकते हैं सो अनयूजुअल चेंजेस इनसाइड द क्रेटर ऑफ एल चिको वोल्केनो इन सदर्न मैक्सिको हैव रेज्ड कंसर्न्स अमंग volcanologists. So El Chico, also called Chiconel, is a stratovolcano located in the forested region of the north central Chiapas, Mexico,
and it is the youngest volcano in the 150-kilometer long Chipanican volcanic arc. So the volcano consists of multiple lava domes and tuff ring, which is a broad ring of volcanic ash and rock. So it lies between the Trans-Mexican volcanic belt and the Central America volcanic arc. So El Chico is among the most active volcanoes in Mexico, and it has erupted at least 12 times in the last 8,000 years. सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो एल चिको वल्केनो है ये स्थित है मैक्सिको में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country is the host of the Asian Rifle and Pistol Championship 2027? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 2027 में होने वाला जो एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप है उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या फिर इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो 2027 में जो एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप होगा उसका आयोजन किया जाएगा भारत में। आप देख सकते हैं India will host the Asian Rifle and Pistol Championship 2027 in Delhi, a historic first for Indian shooting. So the championship will offer 8 Olympic quota places for the 2028 Los Angeles Olympics, and these 8 quotas will be in addition to 12 quota places from the World Cup shooting event. So the World Cup will be held in Delhi from 21st to 30th of April 2027. Hosting rights were confirmed by the Asian Shooting Confederation to the National Rifle Association of India. सो आप ध्यान रखेंगे 2027 में एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Exercise Khanjar is a bilateral military exercise conducted between India and which country? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो एक्सरसाइज खंजर है वो भारत और किस देश के बीच आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? आपके ऑप्शंस हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान या फिर मलेशिया। सॉरी, यहाँ पर मलेशिया 2 बार हो गया है। आपको मलेशिया, इंडोनेशिया और किर्गिस्तान में से बताना है कि एक्सरसाइज खंजर जो है वो किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो एक्सरसाइज खंजर का आयोजन किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। आप देख सकते हैं द The 13th edition of the exercise Khanjar, a joint military exercise between India and Kyrgyzstan, has started at Misamari in Sonitpur district of Assam, and exercise Khanjar is an annual joint special forces exercise conducted by the both countries. So the exercise is held alternately in India and Kyrgyz Republic every year. So Khanjar 13th is a 14-day long exercise aimed at improving interoperability between the special forces. And the 2026 edition focuses on urban warfare and counter-terrorism operations under the United Nations mandate. सो आप ध्यान रखेंगे 13th एडिशन जो है एक्सरसाइज खंजर का इसका आयोजन भारत के जो असम राज्य है वहां पर किया जा रहा है और ये एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के मध्य आयोजित की जाती है। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।